I'm starting. It's afternoon, my dear students. First distinguish between complete कर चुके हैं, that is transfer of shares versus ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स. सेकंड, एज ऑन टुडे, आज के लेक्चर में मैं सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्ट कर रहा हूं. IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर वर्सेस FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. क्या बेटा? IPO वर्सेस FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. देखो कॉन्सेप्ट, ये वर्ड्स और ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं. आपके जब आंसर द फॉलोइंग चल रहे थे ना, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया था कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसने कभी भी शेयर्स इशू नहीं की मार्केट में, और उस कंपनी का फर्स्ट टाइम, द वर्ड इनिशियल, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू हो रहे, फर्स्ट टाइम शेयर्स पब्लिक में इशू किए जा रहे, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल. वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. अच्छा, उसके बाद फर्दर, द वर्ड फर्दर, फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड, सेकंड टाइम के बाद थर्ड, थर्ड टाइम के बाद फोर्थ. बेटा कंपनी को जितनी बार पैसों की नीड लगेगी वो शेयर्स इशू करती जाएगी. पहली बार वाले शेयर्स इशू को जो कॉमन पब्लिक को किए जाएंगे उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाएगा. फर्स्ट टाइम के बाद आप सेकंड टाइम इशू कर रहे हो, सेकंड टाइम के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, आप जितनी बार भी इशू करो उसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाएगा. देखो रीड कर रहा हूं मैं, IPO versus FPO. Meaning IPO refers to the offer of a securities by an unlisted company. अभी तक स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग, द वर्ड लिस्ट कराना यानी रजिस्ट्रेशन कराना. स्टॉक एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ अ शोरूम. बेटा एक ऐसा शोरूम है जहां पे कंपनीज खुद को रजिस्ट्रेशन कराएंगी यानी लिस्ट कराएंगी, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, लिस्टिंग कराने के बाद उनके शेयर्स, उनकी सिक्योरिटीज एज अ सेल पे, एज अ ऑफर पे रखी जाएंगी. यानी जिस तरह शोरूम में कार सेल पे रखी होती है, शोरूम में टू व्हीलर सेल के लिए होती है, उसी तरह से जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, दैट इज लिस्टेड कंपनी, उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल और परचेज की जा सकती. तो बेटा इस कंपनी ने, यानी ऐसी कोई कंपनी जिसने कभी भी शेयर्स इशू ही नहीं करा है, यानी ये कंपनी अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है. देखो मीनिंग की बात कर रहे हैं. IPO, it refers to the offers of a securities by a unlisted public company to the public. अच्छा, शेयर्स आप ऑफर कर किसी कंपनी के शेयर्स कौन परचेस करेगा? पब्लिक, दैट इज फॉर द होल कंट्री. अनलिस्टेड कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पहली बार कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तब तक वो लिस्ट नहीं हो चुकी, और जो कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई उसे अनलिस्टेड कहा जाता है. वर्सेस फर्दर, द वर्ड फर्दर, इट मींस कि बेटा ऐसी कोई कंपनी जिसने IPO इशू कर दिया, से फॉर एग्जांपल सत्यम केमिकल्स लिमिटेड. बेटा सत्यम केमिकल्स लिमिटेड ने 2015 में, एग्जांपल बता रहा हूं, सत्यम केमिकल्स लिमिटेड ने 2015 में IPO इशू किया. इट मींस कि सत्यम केमिकल्स लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम शेयर्स 2015 में इशू की. अच्छा, शेयर्स इशू करने के बाद उन्होंने कैपिटल कलेक्ट की. आफ्टर द 3 इयर्स, 3 साल के बाद सत्यम केमिकल्स लिमिटेड को पैसों की, कैपिटल की और भी जरूरत लगी. तब और भी 2018 में, बेटा 2018 में सत्यम केमिकल्स लिमिटेड ने फिर से शेयर्स इशू की. अब जो 2018 में
उन्होंने शेयर्स इशू किए ना, उसे कहा जाएगा फर्दर, क्योंकि आईपीओ 2015 में हो चुका है और उसके बाद आप जितनी बार भी सिक्योरिटीज इशू करो, शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, उसे एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाएगा। देखो लिखा हुआ है एफपीओ मीन्स ऑफर ऑफ अ सिक्योरिटीज by a listed, it means सत्यम केमिकल कंपनी, सत्यम केमिकल्स लिमिटेड 2015 में लिस्ट हो चुकी और लिस्ट होने के बाद उन्होंने कैपिटल भी कलेक्ट की होगी, तो 2018 में वो कंपनी लिस्टेड कहने में आएगी। बाय लिस्टेड कंपनी टू द पब्लिक फॉर द रेस ऑफ सब्सिक्वेंट, इट मींस एडिशनल कैपिटल। आप 2015 में कैपिटल कलेक्ट कर चुके हो, आपको और भी पैसों की जरूरत है, तो उसे कहा जाता है सब्सिक्वेंट, एक के बाद एक। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की मीनिंग करें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है इशूड बाय शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, ये सारी बातें, खास करके डिबेंचर्स नहीं, क्योंकि कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, कंपनी ने अभी तक शेयर कैपिटल ही कलेक्ट नहीं की, तो वो डिबेंचर्स इशू नहीं कर पाएगी, पहले वो शेयर्स ही ऑफर करेगी। लिखा हुआ है इशूड बाय, इट इज इशूड बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सत्यम केमिकल्स लिमिटेड 2015 तक, शेयर्स इशू करने तक या उससे पहले लिस्टेड नहीं थी, तो वो कंपनी को अभी भी अनलिस्टेड कहा जाएगा, क्योंकि उसने स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी यानी उन्होंने कभी भी सिक्योरिटीज सेल ही नहीं किए थे। वर्सेस it is issued by the listed public company। अच्छा, ये बात अगर 2018 की करें तो उस कंपनी को लिस्टेड होके 3 साल गुजर चुके और आज सत्यम केमिकल्स लिमिटेड ऐसा लिस्टेड कंपनीज में काउंट होती है। लिखा हुआ है इट इज इशूड बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी। थर्ड, वेन इशू, ये कंपनी आईपीओ इशू कब करेगी? वेन इट इज यूजुअली issued by the existing company which wants to raise the capital from the public first time। उसे जब जरूरत लगेगी पैसों की कि उसे पैसे कंट्री से कलेक्ट करने, उसे पैसे पब्लिक से कलेक्ट करने, पैसे रेस करने के टाइम पे, कैपिटल रेस करने के टाइम पे वो शेयर्स इशू करेगी, पब्लिक ऑफर करेगी। वर्सेस एफपीओ करने वालों को ये कब लगेगा कि हमें और भी ऑफर करना चाहिए, और भी पब्लिक को ऑफर देना चाहिए शेयर्स का। देखो इट इज यूजुअली इशूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज द फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। पैसों की बात और पैसों की जरूरत है। हमारी कंपनी 3 साल पहले 500 करोड़ कलेक्ट कर चुकी है, अब उसे 3 साल के बाद 200 करोड़ की और भी जरूरत है। कितनी बार उसे जरूरत होगी एडिशनल कैपिटल की? 1 बार, 2 बार या 4 बार, उतनी बार वो फर्दर पब्लिक ऑफर में सिक्योरिटीज शेयर्स इशू करेंगे। Next, that is the fourth one, order. It means initial public offer is the first time। Order यानी पहले कौन आएगा? सीरियल वाइज की अगर बात करें, सिस्टमेटिकली बात करें तो बेटा आईपीओ पहली बार आएगा और एफपीओ उसके बाद हर बार आएगा। फिर से बेटा आईपीओ फर्स्ट टाइम आएगा और उसके बाद जितनी बार भी आप शेयर्स इशू करो, जितनी बार भी आप सिक्योरिटीज इशू करो, उसे हर बार आप फर्दर, दैट इज एफ पब्लिक, दैट इज पी ऑफर, दैट इज ओ कहोगे, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फर्दर पब्लिक ऑफर। ऑर्डर, आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक सत्यम केमिकल्स लिमिटेड। आप एग्जाम्पल लिखना,
2015 फर्स्ट टाइम। अच्छा, FPO इज ऑलवेज डन, वो किया जा चुका है फर्स्ट टाइम के बाद। इट इज ऑलवेज डन आफ्टर द IPO। आफ्टर IPO FPO is the second or the subsequent, that is connected, एक के पीछे एक, that is subsequent sale of shares to the public। नेक्स्ट फिफ्थ वन, लिस्टिंग। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं बेटा। देखो जब तक, देखो क्या होता है, एक एग्जांपल बताओ बेस्ट लिस्टिंग की डिटेल में मीनिंग बताओ। देखो समझो आपको कार परचेस करनी, स्विफ्ट डिजायर। अच्छा बेटा, आप कार परचेस करने कहां जाओगे? स्विफ्ट डिजायर, यानी स्विफ्ट डिजायर मारुति सुजुकी कंपनी की प्रोडक्ट है। मारुति सुजुकी कंपनी का वो एक प्रोडक्ट है, उसकी कार है। यानी आप स्विफ्ट डिजायर परचेस करने के लिए मारुति सुजुकी के शोरूम में जाओगे। आप शोरूम में क्यों जाओगे? आप कंपनी में भी तो जा सकते हो ना। कंपनी में कार्स प्रोडक्शन हो रही है और शोरूम में कार सेल के लिए रखी गई। उसी तरह से सत्यम कंपनी ने भी कभी भी अपने शेयर्स सेल नहीं की, अपने शेयर्स को ऑफर नहीं किया। अगर वो शेयर्स को सेल करना चाहती, अगर वो शेयर्स ऑफर करना चाहते पब्लिक को, उन्हें भी अपने शेयर्स, जैसे कार रखी गई है शोरूम में, उसी तरह से उन्हें अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट लगानी पड़ेगी। बेटा मार्कशीट, आपकी मार्क्स कॉलेज में ग्रीन बोर्ड पे लिस्ट लगाई जाती है कि आप डिस्प्ले पे अच्छे से देख सको कि कितना ग्रेड है, कितनी मार्क्स हैं। उसी तरह से 2015 से पहले सत्यम कंपनी ने कभी भी शेयर्स इशू नहीं किए थे, यानी वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट थी नहीं। लिस्टिंग, कंपनी हैज टू गेट लिस्ट इटसेल्फ लिस्टेड बिफोर द फर्स्ट टाइम इशूइंग द IPO। IPO इशू करने से कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम यानी ईयर्स नहीं, कुछ मंथ्स पहले, कुछ वीक्स पहले उसे लिस्टिंग करानी होगी और उसके बाद डायरेक्टली वो स्टॉक एक्सचेंज के हेल्प से शेयर सेल और परचेज कर सकेंगे। यानी उसके इन्वेस्टर्स शेयर सेल और परचेज कर सकेंगे जिन्हें पैसे इन्वेस्ट करने सत्यम केमिकल्स लिमिटेड में। आगे कंपनी मेकिंग द FPO, दैट इज द फर्दर पब्लिक ऑफर। कंपनी मेकिंग द FPO इज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी। एक बार कंपनी लिस्टेड हो जाए उसके बाद इन्वेस्टर्स, उसके बाद शेयर होल्डर्स शेयर सेल और परचेज अगेन एंड अगेन कर सकेंगे। नेक्स्ट, दैट इज द सिक्स्थ वन, लास्ट। आपकी सिक्स्थ वन लास्ट पॉइंट है इस IPO और FPO की। सिक्स्थ, रिस्क इन्वॉल्व। देखो सीधी सीधी बात है बेटा, मुझे बताओ आपने टाइटन कंपनी का नाम सुना है? यस सर, टाइटन कंपनी गुडविल है, वॉच बनाती है। अच्छा बेटा, क्या आपने बाटा का नाम सुना है? यस सर, बाटा कंपनी शूज बनाती है, सैंडल्स बनाती है, स्लीपर्स बनाती है। क्या आपने सत्यम केमिकल्स लिमिटेड का नाम सुना है? सर ऐसी कंपनी का तो हमने कभी नाम नहीं सुना। बिकॉज जिस कंपनी की गुडविल नहीं है, जो कंपनी मार्केट में न्यूली एंटर हो रही है, तो उस कंपनी में शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करना थोड़ा ज्यादा रिस्की ज्यादा होता है। यानी इससे पहले कभी वो कंपनी रेसिंग में आई नहीं, इससे पहले कभी कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, उसकी रिपोर्ट क्या है, एनुअल रिपोर्ट में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस होगा, ये पता नहीं चल पाएगा। इसकी वजह से थोड़ा रिस्की है। रीड कर रहा हूं मैं, रिस्क इन्वॉल्व में, इट इज वेरी रिस्की, इट इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज he cannot predict, वो फ्यूचर सोच नहीं पाएगा, as he cannot predict the company's performance, कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 12 महीनों में वो सोच नहीं सकता, कंपनी न्यूली है। अच्छा, उसके बाद FPO, इट इज लेस रिस्की। बार बार
जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है यानी उसका बिजनेस बहुत है, उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत फील हो रही है। इट इज लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज he has an idea of a company's past performance last 3 years से, last 5 years से, last 10 years से कंपनी ने अगर गुडविल बनाया है, अगर नाम बनाया है, तो उसे मार्केट से पैसे इजीली कलेक्ट हो जाएंगे। It is less risky for the investors as he has an idea। उस इन्वेस्टर को आइडिया है उस कंपनी की 10 सालों से, उसका नाम है ऐसा आइडिया ऑफ अ कंपनी फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस एंड कैन जज इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10 साल पहले परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। आज अगर आप रिलायंस में पैसे इन्वेस्ट करोगे, उसी विश्वास पे करोगे जिस विश्वास पे रिलायंस 10 सालों से 40 सालों से चलती आ रही है। दैट्स कंप्लीट हो चुका है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्ड। बेटा सेकंड डिस्टिंग्विश आईपीओ और एफपीओ कंप्लीट करने के बाद थर्ड पे आ रहा हूं मैं, लिखा हुआ है फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। इट मींस कंपनी ने शेयर्स की प्राइस डिसाइड कर दिए, उसे कहा जाता है फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड वर्सेस बुक बिल्डिंग मेथड। याद करो बेटा, याद करो, हमने ये क्वेश्चन किया था बुक बिल्डिंग मेथड। कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स के लिए बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे और उनके बेसिस पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड होगी। मैं फर्स्ट की बात करूं, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। कंपनी ने शेयर्स की प्राइस फिक्स की है, सोच के रखा है कितने में इशू करेंगे। बुक बिल्डिंग मेथड, कंपनी ने शेयर्स की प्राइस डिसाइड नहीं किए और यहाँ पे जो इन्वेस्टर शेयर्स परचेज करेंगे, जितनी क्वांटिटी के परचेज करेंगे, उस हिसाब से शेयर्स पे बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे और बिडिंग करने के बाद उसकी फाइनली प्राइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे प्राइस को फिक्स किया जाएगा। स्टार्टिंग फर्स्ट फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। मीनिंग बेटा, मीनिंग के लिए क्या कह रहे हैं देखो, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज मेंशन किया गया। किसमें मेंशन किया गया बेटा? प्रोस्पेक्टस में। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आप ऐसा इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप भी जानना चाहोगे कि शेयर्स की प्राइस है कितनी, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज ऑलरेडी। अगर कंपनी ने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में लिख के रखा है दैट इज ₹20 फॉर द ईच शेयर, 20 रुपया एक शेयर का, यानी कंपनी ने उसकी प्राइस को फिक्स किया है, उसे कहा जाता है फिक्स प्राइस इशू मेथड। Under this method, the issue price of the shares is mentioned in the prospectus. Prospectus में वो mention किया जाता है and investors have to buy the shares at that price. अगर 20 रुपीज मेंशन है तो आप 20 में ही परचेस करोगे, 50 मेंशन है आप 50 में, 100 मेंशन है आप 100 रुपीज का ईच शेयर परचेस करोगे, मेंशन किया हुआ है। वर्सेस की अगर मैं बात करूं, बुक बिल्डिंग, द वर्ड इट सेल्फ इंडिकेट्स, आप शेयर्स की प्राइस बुक करो, उस पे बोली लगाओ, उस पे बिडिंग करो और आपकी चॉइसेस के हिसाब से, आपकी बिडिंग के हिसाब से ये फाइनल रिपोर्ट डायरेक्टर्स तक पहुंचेगी और डायरेक्टर्स फिर आपके डिसीजन पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे। देखो, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द बिल्डिंग प्रोसेस। आपको प्राइसेस बनानी है, आपको प्राइसेस डिसाइड करनी है। द इन्वेस्टर्स are given a price band, the word price band, लेवल दी जाए, लेवल ज्यादा से ज्यादा 400, कम से कम 100, यानी इन्वेस्टर्स कम से कम 100 रुपीज डिसाइड करेंगे, उससे कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 400 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। लिखा हुआ है इट्स अ बैंड, प्राइस बैंड, मिनिमम 100,
मैक्सिमम 400 आगे। एंड आस्क्ड उनसे कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है टू बिड, बोली लगाओ कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स कितने में परचेज करना चाहते हो। एग्जाम्पल, मैंने बिडिंग की है 150 रुपीज पे, आपने बिडिंग की है 180 पे, किसी और ने बिडिंग की 250 पे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद हम तीनों की सजेशंस, हम तीनों के दिए हुए पैसे, कुछ पैसे एप्लीकेशन मनी की, उसके साथ वो सजेशन भी उनके पास रिपोर्ट बन के जाएगी as a price band and asked to bid a price with a band, band यानी लिमिट, दायरा, बेटा उस दायरे में रहो, तो 100 और 400 के बीच वाले दायरे में रहो आगे। and the way company arrives at a price which will its sell its shares, और वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से शेयर्स की प्राइसेस को फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस, the exact price of a shares is known in advance and it is mentioned in the prospectus। बेटा फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है, देखो आपकी प्राइसेस शेयर्स की ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी लिखा हुआ है 50 रुपीज, ऑलरेडी मेंशन है 100 रुपीज ईच, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, बस उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट दैट इज प्रॉस्पेक्टस रीड करना है और शेयर्स की प्राइस पे करनी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में। वर्सेस बुक बिल्डिंग, द प्राइस ऑफ द शेयर्स इज नॉट नोन इन एडवांस। इस टाइप का मेथड एडॉप्ट करने से इन्वेस्टर्स को प्राइस नहीं पता चलेगी और खास करके उनके पास जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो प्रोस्पेक्टस भी अलग होगा, उसे कहा जाएगा रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में शेयर्स की प्राइस मेंशन नहीं की जाती। The price of the shares is not known in advance. Only the minimum price 100 rupees and the maximum price 400 rupees, यानी प्राइस बैंड आगे, at which the company is willing to sell the shares is known in advance आगे। prospectus, yes mention किया हुआ है इन्होंने, the company has to issue the prospectus and it contains the details, शेयर्स कितने रुपीस के, नंबर ऑफ शेयर्स कितनी इशू की, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देयर डिटेल्स। Company has to issue the prospectus and it contains the detail of a price at which the shares are offered and total number, कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू की, सारी बातें एक एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन किया जाएगा फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड के टाइम पे उसके प्रोस्पेक्टस में। वर्सेस, अगर वर्सेस की बात करें तो बेटा लिखा हुआ है कंपनी इश्यूज द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, वर्ड मेंशन किया था मैंने कि वो प्रोस्पेक्टस ही अलग होता है जहां पे क्वांटिटी और जहां पे शेयर्स की प्राइस मेंशन नहीं की जाती। कंपनी मेंशन आगे, सॉरी लिखा हुआ है कंपनी इश्यूज द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, इट कंटेन्स द टोटल only the price of a band 100 and 400 and बताया जा रहा है, ये बताया जाता है and the total size of issue, number of shares कितने इशू करोगे, 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते वो मेंशन होगा, अमाउंट कितना होगा नहीं पता होगा, ईच शेयर्स की प्राइस कितनी होगी नहीं पता होगी। ये सारी बातें इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे बिडिंग से, बोली लगा के। नेक्स्ट, फोर्थ वन, डिमांड, लिखा हुआ है डिमांड, कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। देखो बेटा ये सेंटेंसेस मैंने कहे थे कि अगर कॉलेज की विंडो 10 दिन तक ओपन है और सब जने फॉर्म्स लेते जा रहे हैं तो 10 दिन के बाद काउंट किया जाएगा कि विंडो क्लोज होने के बाद, एडमिशंस बंद हो जाने के बाद कितने
कितने फॉर्म्स इशू की गए। उसी तरह से यहां पे भी सेम ऐसे ही है, आप एप्लीकेशंस परचेज करते जाओ, कंपनी एप्लीकेशन शेयर्स करती चाहे सेल, एप्लीकेशन मनी कलेक्ट होती चाहे, विंडो क्लोज होने के बाद देखा जाएगा कि कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। लिखा हुआ है कंपनी कम्स टू नो द ओनली डिमांड फॉर इट्स शेयर्स, कितनी शेयर्स की डिमांड है, जितनी एप्लीकेशन मनी मिली है डिमांड को उससे कंपैरिजन किया जाएगा। वर्सेस कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स एवरी डे। अलग अलग लोग अलग अलग पैसों की रेंज में शेयर्स को बिडिंग करेंगे, कोई 100 मिनिमम से मिनिमम तो कोई 400 भी मैक्सिमम से मैक्सिमम। कंपनी कम टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स एवरी डे। द बिड्स, बोली को कहा जाता है बिडिंग, द बिड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ द इशू। ये सारी बातें कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन की जाती है। नेक्स्ट दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी की बात करें, एप्लीकेशन मनी और इंटायर मनी has to be paid the investor at the time of submitting his application for shares। देखो बेटा, जो पर्सन शेयर्स परचेस कर रहा है और उसकी कंपनी की प्रोस्पेक्टस में प्राइस मेंशन है कि शेयर्स कितने में इशू होंगे, इट मींस या तो एप्लीकेशन मनी तो डिसाइडेड ही है और आइदर के बाद, और या तो कंपनी डिमांड करना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा पैसे भी वो एट अ टाइम डिमांड कर सकती है या वो पे कर सकता है, क्योंकि एडवांस में प्राइस मेंशन है। एडवांस में पता है कि एक शेयर 100 रुपीज का है, अगर हम 10 शेयर्स परचेस करें 100 into 10 यानी ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देने होंगे, 1000 रुपीज। वो बात मेंशन की जाएगी प्रोस्पेक्टस में। आगे फर्दर ओनली, वहां पे बुक बिल्डिंग ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड, दैट इज 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होता है। अगर शेयर्स की प्राइस 100 रुपया डिसाइड की, असम्पशंस मिनिमम प्राइस रखा गया, मिनिमम 100 रुपया, तो 100 रुपए का 100 रुपीज का 5% 5 रुपीज सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा, सिर्फ उतना, वो भी इन्वेस्टर्स के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ द बिडिंग। Money will be collected only and only after the issue price has been fixed। जब प्राइस फिक्स की जाएगी उसके बाद अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल, ये सारे पैसे धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट 6th, व्हेन इशूड IPO फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड कब इशू किया जाता है? इट इज इशूड ओनली फॉर द पब्लिक इशू। जब आप शेयर्स ऑफर कर रहे हो पूरी देश को, देश की पब्लिक को। सेकंड राइट इशू, अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या तो ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या तो आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप उन्हें एडवांस में बताओगे कि शेयर्स कितने के होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी। इन सिचुएशंस में फिक्स्ड प्राइस मेथड एडॉप्ट किया जाता है। वर्सेस कब बुक बिल्डिंग प्रोसेस कब एडॉप्ट किया जाता है? इट इज यूजुअली इशूड इन पब्लिक इश्यूज, दैट इज IPO, या तो वेरी फर्स्ट टाइम जब कंपनी को ही नहीं पता कि उसके शेयर्स की डिमांड कितनी, उसके बाद, या तो फर्दर पब्लिक ऑफर FPO के टाइम पे। कंप्लीट हो चुकी बेटा आपकी 6 आउट ऑफ द 6 पॉइंट्स बुक बिल्डिंग मेथड की और फिक्स्ड इशू प्राइस मेथड की। उससे पहले IPO की भी और FPO की भी। लास्ट कोट ऑफ द डे बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, एक इच्छा, अ डिजायर, एक विश
एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं होता इच्छा से। आपकी भी इच्छा है हमारा फ्यूचर सेटल्ड हो, द वर्ड सेटल्ड, एकदम रास्ता क्लियर हो, कोई तकलीफ नहीं है। आपको भी एक वेल सेटल्ड जॉब चाहिए, बट इट्स जस्ट अ डिजायर। ये आपकी सिर्फ इच्छा है कि कॉमर्स फील्ड सेलेक्ट करने के बाद हमें एक वेल सेटल्ड जॉब चाहिए आफ्टर द 5 इयर्स। एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता, एक निर्णय, अ डिसीजन, एक डिसीजन से थोड़ा कुछ बदलता है। डिसीजन लेने से, सीरियसनेस को एडॉप्ट करने से, लेक्चर्स देखने से आप कॉमर्स में आए हो और आपने डिसीजन लिया है कि आप कॉमर्स का नॉलेज गेन करके रहोगे। पक्का पता चलना चाहिए कि ये स्टूडेंट कॉमर्स का है, ये आपका डिसीजन है, नॉलेज गेन करनी है आपको। निश्चय, एक निश्चय लेने से, इट्स अ डिटरमिनेशन। आपने चीजों को फिक्स किया है, टाइम टेबल, आपने चीजों को फिक्स किया है, डिटरमाइन, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, आपने सारी चीजों को, गोल्स को डिटरमाइन, निश्चय लेके किया है। उससे बहुत कुछ बदलेगा। आपका डिटरमिनेशन आपकी ड्यूटी की तरफ, आपको वेल सेटल्ड जॉब की तरफ ले जाएगा और तब आपको रियल में ये रियलाइज होगा कि सच में कॉमर्स फील्ड लेना यानी काफी ज्यादा सही डिसीजन था और उस कॉमर्स का नॉलेज 100% आपकी जॉब में एप्लीकेबल होगा। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।